तो आज मार्केट ने फाइनली 100 पॉइंट की बढ़त दिखा दी। दोपहर 12 बजे तक तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मार्केट के अंदर एक रेंज में कारोबार हो रहा था। मेरे साथ मानसी हैं और अगले हम 1 घंटे आपके साथ बने रहेंगे ताकि क्लोजिंग आपकी और थोड़ी बेहतर हो पाए। दूसरा, आज जो मार्केट के अंदर तेज़ी बनी है इस सेकंड हाफ में थोड़ी ज़्यादा बनी है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा पौने 12 बजे के आसपास मार्केट में एकदम से स्पीड आई। वजह इसके पीछे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स भी बताए जा रहे हैं। असल में अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर जैसे जैसे क्लैरिफिकेशन आई, मार्केट का सेशन भी चल रहा है, आपको पता संसद का, तो संसद का जो सेशन चल रहा है वहाँ से भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन आई। तो जैसे जैसे क्लियर होता गया चीज़ें, वैसे वैसे अडानी ग्रुप के शेयर्स भी बहुत स्पीड से ऊपर आते गए। हुआ क्या, मार्केट का मूड और माहौल ठीक हुआ। देश का सबसे बड़े ग्रुप में से एक है, बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी हद तक का निर्भर भी करते हैं, तो सरकारी बैंकों का खेमा भी चला। पीएसयूज बैंक भी आज डेज हाई पे आके कामकाज कर रहे हैं। एसबीआई को अगर आप छोड़ दें, हालांकि उसकी भी होल्डिंग है, लेकिन इसके अलावा और सभी सरकारी बैंक अपने निचले स्तरों से काफ़ी बेहतर तरीके से ऊपर आते हुए दिखे। कुल मिला के आज मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो एक पूरा ब्रैकेट अडानी को दिया जा सकता है। आज की जो छोटा मोटा पुल बैक आया है, हालांकि मैं इसको बहुत डिसाइसिव और बहुत बड़ा नहीं मानता, क्योंकि ना तो हमने 24,400 को ब्रेक किया, ना ही हिट किया, ना ही बैंक निफ्टी ने 52,500 को हिट किया, ना ही 52,500 को पार किया। तो दोनों के लिहाज से लेवल्स पार नहीं हुए। हाँ, बस इतना है कि आपको स्क्रीन पर हरा निशान दिख रहा है, ये लाल निशान दिखने की बजाय। इतना चेंजेस जरूर हुए हैं। थोड़ा बहुत सेक्टोरली चेंज आया है, उसका बेनिफिट भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा। आज जो बढ़ने वाले सेक्टर्स हैं उसमें काफ़ी हद तक एनर्जी वाले स्टॉक्स शामिल होंगे, आप वो चेक करेंगे। और इसके अलावा इक्का दुक्का शेयर्स जिसकी वेटेज है उसमें, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी की वेटेज आज 1800 को उसने फाइनली पार कर लिया। काफ़ी दिनों बाद मैं बोलूँगा 1800 के बाहर आके आज एचडीएफसी बैंक ने एक मजबूत कड़ी वापस से शो की है। लेकिन मैं शुरुआत आज कार्यक्रम में करूंगा अडानी ग्रुप के शेयर से। असल में अडानी ग्रुप के शेयरों की ही वजह से आज मार्केट के अंदर सुबह दबाव का माहौल था, लेकिन 11-12 बजे तक जैसे जैसे क्लैरिफिकेशन आता गया, देश के नामी गिरामी वकीलों ने अपनी बात रखी, फिर सदन के अंदर भी चर्चा हो रही थी, तो इन सब से थोड़ा मार्केट का माहौल भी सुधरा है। अडानी ग्रुप ने सफाई दी है। इसके अलावा देश के 2 वरिष्ठ वकीलों ने भी मामले पर अपना बयान दिया है। आज उन दोनों वरिष्ठ वकीलों को मैं आपको सुना भी देता हूं, और साथ ही अपने सहयोगी सुमिता करीर को भी अपने साथ जोड़ूंगा ताकि वो उनकी क्या बात हुई है वो थोड़ा आपको विस्तार से भी बता पाएंगे। पहले जरा वकीलों को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं सुमिता से बात। ये मैंने इंडाइटमेंट पढ़ा, ये चार्जशीट की तौर से है। इसमें 5 चार्जेस हैं। पहला चार्ज और 5वां चार्ज इम्पॉर्टेंट है। पहला चार्ज है कि अमेरिका का कानून, जो करप्शन का कानून है, करप्शन विदेश का कानून, अमेरिका में नहीं बाहर, उस चार्ज में कई लोगों का नाम है, लेकिन ना अडानी का नाम है ना उनके नेफ्यू का नाम है। चार्ज नंबर 5 में जो चार्ज है कि न्याय के रास्ते में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, जो एक सीरियस ऑफेंस हो सकता है, उसमें भी ना मिस्टर अडानी का नाम है ना उनके भांजे का नाम है। ये तो इंडियाज ग्रोथ स्टोरी को रोकने के लिए एक साजिश है, उसमें कोई शक नहीं है। ये इसका जो टाइमिंग है, और आप देखते हैं कि जैसे भी ये न्यूज आता है अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग द्वारा, अब ये इंडाइटमेंट द्वारा, हमेशा उसके बाद थोड़े टाइम के लिए अडानी ग्रुप का लॉस होता ही है। अब तो $2.4 बिलियन का लॉस जाहिर है। ठीक है, तो महेश जेठमलानी साथ ही मुकुल रोहतगी दोनों ही अपनी बात रखते हुए कि देखिए चार्जेस को किस तरह से समझा जाए, देखा जाए, क्योंकि इन दोनों से जो बातचीत करी थी हमारी सहयोगी सुमिता करीर ने बातचीत की है, तो उन्हीं से समझ लेते हैं एक्चुअली में क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है। सुमिता, ज़्यादा बड़ा मैटर तो नहीं लग रहा इन दोनों देश के बड़े वकीलों को सुनने के बाद, और ये शायद मार्केट भी सेंस कर रहा है, इसलिए मार्केट ने अच्छा रिएक्शन भी दिखाया। जी डिम्पी, तो ये जो सुबह 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, ये देश के नामी जो है ये वकीलों, ये काफ़ी सीनियर लॉयर्स हैं, महेश जेठमलानी और ऑफ कोर्स मुकुल रोहतगी, जो पहले गवर्नमेंट में सीनियर पोजीशंस भी ले चुके हैं, और इन दोनों ने अपने पर्सनल ओपिनियंस रखे। उन्होंने बोला है कि अगर हम सबसे पहले मुकुल रोहतगी की बात करें तो जितने भी चार्जेस लगाए गए हैं अडानी ग्रुप के खिलाफ, उसमें 5 चार्जेस में वो बोलते हैं कि चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर 5 जो है अडानी या उनके जो डायरेक्टर्स को यहाँ पे नेम किया हुआ है, नेफ्यूज
को नेम किया हुआ है, वहाँ पे उनका नाम ही नहीं है। चार्ज 1 जो है करप्शन का, कि उन्होंने सोलार कॉन्ट्रैक्ट्स बैग किए थे ब्राइब्स देकर, वो वाला पॉइंट, और दूसरा वाला पॉइंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, कि जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। तो वो कह रहे हैं इन 2 चार्जेस में उनका नाम नहीं है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है जो महेश जेठमलानी ने बोली कि इसकी जो टाइमिंग है, ये जो पूरी रिपोर्ट आई और ये यूएस SEC का जो इंडाइटमेंट आया, इसका टाइमिंग बहुत सस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि पहले भी उन्होंने बोला कि जब हिंडनबर्ग के एलिगेशंस आए वो पार्लियामेंट से कुछ ही दिन पहले थे, वो वेल टाइम थे, और अभी भी पार्लियामेंट से एक दिन पहले ये आया, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस ने, उन्होंने अपनी कल मीटिंग भी रखी और उन्होंने बोला है कि हम फर्म है अपनी JPC की डिमांड पे। बट महेश जेठमलानी ने ये भी बोला है कि JPC की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया है कांग्रेस में। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये एक सरासर एक प्लॉय है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को इम्पैक्ट करने का। जो बिजनेसेस जो है फॉरेन कंट्रीज़ में जिनके ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं या जो ग्लोबली बढ़ते जा रहे हैं, ये कांग्रेस का एक प्लॉय है, और वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये इस तरह के टैक्स कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि रॉन्ग डूइंग का कोई एलिगेशन यहाँ पे नहीं है, एविडेंस नहीं है, और जो ये है मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए एक तरीके से ये सब साजिश उन्होंने बोला कि ये रची जा रही है ताकि कांग्रेस को इसका बेनिफिट मिल सके। आज राहुल गांधी ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दोनों हुई इन दोनों लॉयर्स के बाद, उन्होंने बोला कि अडानी ग्रुप कभी भी ये चार्जेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अभी भी देखना बाकी है कि किस तरीके का रुख लेता है ऑपोजिशन इस मामले में। बट डेफिनेटली जैसा आपने बताया कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स ने आज मार्केट में काफ़ी रिकवरी देखी है, ये सब क्लैरिफिकेशंस आने के बाद मार्केट में रिएक्शन है। सुमिता, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी जानकारी देने के लिए। दोनों वकीलों की बाइट भी हमने आपको सुनवा दी है। मामला अडानी ग्रुप से शुरू हुआ, अडानी ग्रुप से मार्केट का एक झटका लगा, वापस बाद में रिकवरी भी अडानी ग्रुप से ही हुई है। और आज आपको मैं बताऊं करीब 5 शेयर ऐसे हैं जो कि डबल डिजिट में चल रहे हैं। मैं उनके नाम भी बता सकता हूं आपको। अडानी पावर 16% ऊपर, ATGL 18%, अडानी ग्रीन्स 10% पे लॉक है, अडानी सॉल्यूशंस 10% पे लॉक है, अडानी एंटरप्राइजेस खुद जो फ्लैगशिप कंपनी है वो करीब 10% ऊपर है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अडानी ग्रुप के शेयर्स चले तो मार्केट का मूड अपने आप ही ठीक होना ज़रूरी था। और आज इस तरह के लैकलस्टर ट्रेड में भी अडानी ग्रुप की वजह से आज मार्केट के अंदर थोड़ा दम वापस से लौटता हुआ दिखा। ओशो कृष्णन, जतिन गेडिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज के दोनों मेहमान हैं हमारे, आपको गाइड करेंगे। ओशो सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जतिन भाई, आपका भी शुक्रिया, आज आपने समय निकाला। ओशो जी, आपसे शुरू करते हैं। मैं निफ्टी की 2 बड़ी कंपनीज जो कि अडानी ग्रुप की है उनसे शुरू कर रहा हूँ। जरा देख के बताइएगा कितना दम हो रहा है। ये बात हम सब समझते हैं कि न्यूज़ ड्रिवन है, लेकिन फिर भी टेक्निकल्स कुछ ना कुछ तो बताएंगे ज़रूर। अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेज, इन दोनों को चेक कर लो, ये निफ्टी की कंपनीज हैं। वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने शो में बुलाने के लिए। और सबसे पहले जैसा आपने बताया कि आज अडानी के वजह से मार्केट का मूड माहौल ही काफी अच्छा चेंज होते हुए दिखाई दिया है, बिकॉज जितने अडानी ग्रुप कंपनीज हैं सब में नियर अबाउट 10+% काइंड ऑफ अ मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट जैसा आपका प्रश्न है अडानी इंटरप्राइज पे, तो अडानी इंटरप्राइज पे ऑल द वोलेटिलिटी अभी भी बरकरार रहेगी, बिकॉज जब तक न्यूज फ्लो है तब तक यहाँ पे हमें थोड़ा वोलेटिलिटी देखने को बिल्कुल मिल सकता है। बट अगर मैं टेक्निकल फ्रंट की बात करूं तो अडानी इंटरप्राइज पे नियर अबाउट 3 नवंबर या नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में 2023 में नियर अबाउट इसी जोन के आसपास लो बने थे, लो फॉर्मेशन हुए थे। अप्रोक्सीमेटली 2150 2200 के लोज बने थे। एंड अभी भी अगर हम देखें वापस से नवंबर मंथ के एंड पे वापस से हमें वहीं पे लोज बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि नवंबर मंथ में अडानी नियर अबाउट 2200 के आसपास पहुंच चुका है। बट यहां से अगर हम देखें टेक्निकल फ्रंट पे तो एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। एंड प्रोवाइडेड की न्यूज फ्लो अगर अडानी के फेवर में रहेगा तो यहां से हमें एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है। सो फ्रेश एक्यूमुलेशन सिर्फ अग्रेसिव इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बन रही है, क्योंकि यहाँ पे मेरा मानना है कि अगर न्यूज फ्लो पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव नहीं होते हैं अडानी के ग्रुप कंपनीज के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ से हमें एक अच्छा पुल बैक मिल सकता है। नियर अबाउट 2700 तक के टारगेट हमें अडानी एंटरप्राइज पे देखने को मिल सकते हैं। तो ओनली अग्रेसिव ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए यहां से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। एंड लोअर एंड पे नियरली 2150 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अडानी एंटरप्राइज में यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इवन अडानी पोर्ट्स की भी बात करें तो अडानी पोर्ट्स में भी एक अच्छा पुल बैक आया हुआ है। अगर हम देखें आज नियर अबाउट 8% ऊपर पुल बैक आया है एंड वापस से अपने लैकलस्टर या कंसोलिडेट जहां पे कर रहा था काउंटर 1300 1350
वहां तक जाने का संभावना अभी दिख रहा है। टेक्निकल फ्रंट पे ऑब्वियसली पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाई दे रहे हैं, बट अगर सेम वे मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 150 पॉइंट की रैली हमें अदानी पोर्ट्स पे भी देखने को मिल सकती है। ग्रुप शेयरों में तेजी के पीछे की वजह और 360 डिग्री एनालिसिस। पिछले दिनों अडानी ग्रुप से जुड़े कई नाम इंक्लूडिंग गौतम अडानी पर रिश्वत के मामले में जो सारी चीजें निकल कर आ रही थी उस पर जो क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा है, उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं कि इस तरह के सेंटिमेंट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देश के दो जाने माने लॉयर्स ने भी इस पर बातचीत की। हमारी सहयोगी सुमिता करीर ने भी आपको सारी की सारी डिटेल्स दी और अब अडानी ग्रुप शेयरों पर हमने एक टेक्निकल आउटलुक भी आपको बताया। क्रक्स यही है कि यूएस में गौतम अडानी पर एफसीपीए का चार्ज नहीं है और जाने माने लॉयर्स का इनफैक्ट ये तक कहना है कि एक तरीका है भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक तरह से हर्ट करने का और पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये सारी चीजें जो है इस वक्त नजर आ रही है। सो क्लियरली क्लैरिफिकेशंस और उसका असर। लेकिन अडानी ग्रुप शेयरों की ही बात अगर करें, उसके अलावा भी बाजार में कई सारे सेंटिमेंट्स हैं जो कि बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं, कई सारे सेक्टर्स हैं और आज के सत्र में देखिए एक दिन का ठहराव जरूर देखने को मिला, उसके बाद बाजार ने फिर से कमान संभाली है कह सकते हैं। अडानी ग्रुप स्टॉक से तो सपोर्ट है ही, लेकिन अच्छी खासी बढ़त 24,300 के लेवल्स के नजदीक ही इस वक्त ट्रेड करते हुए एचडीएफसी बैंक की तरफ से हम देख रहे हैं 1800 के पार ये स्टॉक जाता हुआ करीब 1.5% की तेजी है। निफ्टी बैंक 52,300 के पार इस वक्त ट्रेड करता हुआ आप देख पाएंगे। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी जो कि फेयर इंडिकेटर इस पर नजर होनी चाहिए, गिरा है, 3.5% की गिरावट है जो कि ऑलमोस्ट 15 के लेवल्स के नीचे फिसलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस पर भी नजर रखें और इससे भी बाजार को काफी हद तक सपोर्ट जो मिलता हुआ इंडिया विक्स का गिरना। सरकारी पावर डिफेंस शेयरों में भी अच्छी खरीदारी और स्टॉक स्पेसिफिक कई सारे शेयर्स है जिस पर आगे बात होगी। लेकिन चलिए अब क्लोजिंग ट्रेड्स भी जान लेते हैं। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ओशो और जतिन दोनों की क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं, आइए उस सेगमेंट का रुख करते हैं। जतिन गुड आफ्टरनून। शुरुआत हमने सुस्त जरूर की लेकिन उसके बाद रफ्तार पकड़ने की कोशिश अब भी जारी है। कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट, स्ट्रेटजी क्या बना रहे हैं आप और क्लोजिंग ट्रेड स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं एक शार्प रनअप के बाद जो पिछले 2 दिनों का कंसोलिडेशन हो रहा है, हमें लगता है कि कंप्लीट हो चुका है और स्टॉक स्पेसिफिक हम अपसाइड की तरफ मूव्स देख भी रहे हैं। तो हमें लगता है कि अप मूव कंटिन्यू है और हम लॉन्ग साइड की तरफ पे 2 ट्रेड्स रेकमेंड करना चाहेंगे। पहला ट्रेड होगा वो ट्रेंड में होगा। तो ट्रेंड में हमने देखा है फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट हुआ है। कल के एक दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज जो है अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए एक अच्छी खासी क्लोजिंग दे रहा है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो अप मूव है वो कंटिन्यू रह सकता है। लॉन्ग करने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगा 6650 का और टारगेट रहेंगे 7200 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो क्रॉम्पटन में होगा। क्रॉम्पटन में हमने देखा है कि एक शार्प रनअप के बाद 2 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। अर्ली चार्ट्स पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है। हमें लगता है कि ये आज या तो फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट देने की संभावना है। तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रखना होगा 394 का और टारगेट रहेंगे 426 के। दो कॉल्स और दोनों ही कॉल्स खरीदारी की, ट्रेंड में खरीदारी की राय 7,200 तक के लक्ष्य यहां पर नजर आ रहे हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर में भी ये खरीदारी की ही राय दे रहे हैं। 426 के टारगेट्स को मद्देनजर रखते हैं 394, 394 का स्टॉप लॉस, 407 के लेवल्स के इर्द गिर्द ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। गुड आफ्टरनून ओशो, आप बताइए आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? आफ्टरनून मानसी। देखिए मेरे भी दोनों ही बाई के रिकमेंडेशन है। ये मार्केट का सेंटिमेंट ही काफी बुलिश लग रहा है मुझे। एंड इसमें जो पहला ब्रेकआउट काउंटर है वो सीडीएसएल में काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आज बहुत दिनों के बाद सीडीएसएल अपने 1600 के जोन को सस्टेन किया हुआ है। मेरा मानना है कि अब 1600 के ऊपर ही क्लोजिंग भी दिखनी चाहिए सीडीएसएल पे। तो सीडीएसएल पे बाई का रिकमेंडेशन बन रहा है। करंट लेवल्स पे 1610 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे बाई करके चलने की सलाह है। नियर टर्म्स में 1680 तक के टारगेट हमें इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। एंड वही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के हिसाब से 1570 जो कि इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आने वाले 1 से 2 दिनों में हमें इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। सेकेंड काउंटर अगर हम देखें तो एफएमसीजी स्पेस में से गोदरेज कंज्यूमर्स, एफएमसीजी स्पेस ओवरऑल काफी अच्छा ट्रैक्शन गेन कर रहा है पिछले 3-4 दिनों से। एंड स्पेसिफिकली अगर हम गोदरेज कंज्यूमर्स की बात करें तो यहाँ पे पिछले 3 दिन में काफी स्ट्रॉन्ग रैली आई है। जब से ये काउंटर 1200 के ऊपर सर्ज किया है कि स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिल रही है।
तो मेरा मानना है कि 1250 के ऊपर सस्टेनेंस दिखाता है, तो यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है काउंटर पे। नियरली शॉर्ट टर्म पे 1320 का टारगेट देखने को मिल सकता है, बट अगर 1320 क्रॉस करता है तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव में और भी अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में 1320 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय है एंड 1210 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की राय बन रही है। शो की तरफ से भी दो शेयर होंगे आपके लिए। पहला जो शेयर है वो है CDSL का, टारगेट 1680 रुपये का, और दूसरा है गोदरेज CP यानी कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसका टारगेट है 1320 रुपये का। दो शेयर जतिन ने बताए थे वो भी खरीदारी के लिए, ट्रेंट और क्रॉम्पटन, तो 4 के 4 ये खरीदारी का चौका लगा दिया हमारे एक्सपर्ट्स ने। लेकिन ओशो, एक बार M&M का शेयर जरा चेक कीजिए, 3000 रुपये के ऊपर तो है, लेकिन आज शुरुआत बहुत स्ट्रांग की थी। जो 2 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी ने लॉन्च किए हैं, बॉर्न EV जिसको बोल रहे हैं, हालांकि रफ्तार अच्छी रही शुरुआती, लेकिन लास्ट आवर के ट्रेड में देखने की थोड़ा नीचे आ रहा है शेयर। ये M&M क्या करना है इसमें? ओवरऑल M&M में देखें न्यूज फ्लो भी काफी अच्छा है, कल इन्होंने काफी अच्छे गाड़ी भी इंट्रोड्यूस किए हैं, तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले दिन में एक अच्छा ट्रैजेक्टरी मेंटेन रहे। टेक्निकल लेवल्स की अगर हम बात करें तो जो इसका मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट जो भी बोल सकते हैं वो 2950 का है, जो कि बहुत ही मल्टी वीक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है इस काउंटर पे। 2 दिनों से काउंटर थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, बट वापस से अपने ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट करते हुए नजर आ रहा है, तो अभी भी हायर लेवल्स पे ही सस्टेन कर रहा है। मेरा मानना है कि अगर 3000 या इवन 2980 तक भी आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी इस काउंटर में बनेगी। 2950 का सपोर्ट है, जब तक उसके ऊपर रहता है तब तक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है काउंटर में, एंड आने वाले दिनों में अच्छा ट्रैक्शन मिल जाएगा। 3200 का पहला टारगेट है, एंड 3200 क्रॉस करेगा तो वहां से और 200 रुपए के लक्ष्य हमें हायर लेवल्स पे देखने को बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, 3200 रुपये का पहला टारगेट, अगर वो उसको क्रॉस कर लिया 200 रुपये और जोड़ लेगा, यानी कि कुल मिला जुला के 3400 रुपये तक शेयर ये जाने का दमखम रखता है ट्रेड के लिहाज से। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है तो ओला की भी बात करेंगे थोड़ी देर में। ओला में आज ज़बरदस्त रफ्तार है, 15-17% ये शेयर चल गया है, और जो IPO भाव था उसके ऊपर आज फिर से ये शेयर निकला है, कुछ पॉजिटिव ट्रिगर के चलते, पॉजिटिव लॉन्च के चलते। लेकिन एक शेयर जो बाजार में आज हम कह रहे हैं कि पॉइंट के लिहाज से सबसे ज़्यादा एडिशन कर रहा है वो है HDFC बैंक का। 1800 रुपये के ऊपर ये शेयर निकला है, 1% के आसपास की तेज़ी आज भी हम शेयर में देख रहे हैं। जतिन, 1800 के आसपास ही इसका रेजिस्टेंस भी है, आपको क्या लगता है कि ये जो HDFC बैंक में तेज़ी बन रही है क्या सस्टेन करेगी, और क्या मौजूदा स्तर पर भी लॉन्ग करें, या जिन्होंने ऑलरेडी लॉन्ग कर रखा है वो अपनी स्टॉप लॉस की ट्रेल करते रहें? देखिए, मेरे को लगता है कि 1800 का जो लेवल था वो उसके पहले ही हमें लगता है कि अराउंड 1780 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन था, जिसके ऊपर डिसाइसिवली 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन से वो सस्टेन कर रहा था। हमें लगता है कि आज का जो अपमूव है वो डेफिनेटली एक फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो हमें लगता है कि और भी अपसाइड की तरफ रैली कंटिन्यू रह सकती है। जिनके पास ऑलरेडी है वो 1770 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, और अगर जो किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है करंट स्तरों से भी तो ले सकता है। हमें लगता है अपसाइड में अराउंड 1860 1870 तक का इमीडिएट अपसाइड है, तो 4% का अपमूव के लिए अगर जो लॉन्ग करना चाहता है तो कर सकते हैं। 1870 के टारगेट के लिए आप HDFC बैंक को लॉन्ग कर सकते हैं। 1650 साढ़े 1600 के रेंज में शेयर चला गया था, वहां से रिकवर करके बहुत स्मार्टली ये ऊपर आया है, और अब 1800 रुपये के ऊपर जाकर भी दमखम दिखा रहा है शेयर, ये थमने का नाम ले नहीं रहा है। लेकिन ओला में आज कमाल की रफ्तार है, 20% का लग गया है ऊपरी सर्किट शेयर में, और आज शेयर निकल गया है अपने IPO भाव के ऊपर। 3.5 महीने की इसकी टोटल जर्नी है लिस्टिंग होने के बाद की, और इस 3.5 महीने में हमने 160 रुपये के आसपास के भी लेवल देखे हैं, और 60 रुपये के भी नीचे के लेवल देखे हैं लोअर साइड पर, लेकिन वहां से रिकवरी की कोशिश ये शेयर कर रहा है। आज ट्रिगर क्या बन रहे हैं तेजी के, जरा ये समझते हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, ओला तेज रफ्तार, बताइए क्यों भाग रहा है शेयर ये? जी बिल्कुल, ओला इलेक्ट्रिक जो है फोकस में रहने वाला स्टॉक जो है, उनके IPO प्राइस से ज़्यादा जो है आज प्राइस आ गया है। नवंबर 21 की बात करें तो वहाँ से स्टॉक 15% भागा है, और पिछले 2 सेशन में 10% से ज़्यादा का रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है। लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं ओला के लिए, इस पर नज़र रखते हैं। सबसे पहला इन्होंने लॉन्च किया है अपनी गिग इकोनॉमी को लेके, EV
के जो है टू व्हीलर्स को इनका जो प्राइसिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 39,000 ऑनवर्ड से जो है प्राइसिंग शुरू हो रहा है, रिजर्वेशन शुरू हो गए और डिलीवरी अप्रैल अगले साल से शुरू होगा। इसके अलावा उन्होंने पावर पॉड भी इंट्रोड्यूस किया है, 9,999 रुपये का एक टाइप से पोर्टेबल इन्वर्टर है घरों के यूज़ के लिए भी। लेकिन प्राइसेस क्या है ये बताते हैं। गिग जो है 39,999 से शुरू हो रहा है। S1Z ये जो नई लॉन्च है ये 59,999 रुपीज़ से लॉन्च होगा। इसके अलावा भी इनके एग्जिस्टिंग मॉडल्स है पर वो हायर साइड में है, जैसे कि S1X, S1 Air और S1 Pro। अब बात करते हैं कंपटीशन कैसा है। अब याद रखिए गिग इकोनॉमी का सबसे सस्ता व्हीकल जो ईवी का इन्होंने निकाला है यूलू, काइनेटिक ग्रीन और ओकिनावा। इनके भी प्राइसिंग देखें तो ये जो है 59,999 से ऊपर के प्राइसिंग में है। इसके अलावा ऑफकोर्स कंपनी जो है हाल ही में अपनी कंप्लेंट्स को भी रिजॉल्व किए हैं और ओवरऑल जो है रिपोर्ट्स भी आ रही है कि अपने लगभग 500 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने जो है ले ऑफ किया रिस्ट्रक्चरिंग को लेके। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो मार्केट शेयर है कंपनी ने रीगेन कर लिया है अक्टूबर के महीने में। अब इनका मार्केट शेयर 31% का है। इसके दो कारण हैं, फेस्टिव सीजन सेल्स में बढ़ोतरी हुई है और जो डिलीवरी मेट्रिक्स है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है। बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, एथर एनर्जी के जो मार्केट आप बात करते हैं कि ओवरऑल मार्केट शेयर क्या है तो वो लगभग 26 से लेकर 12% तक अलग अलग रेंज पे जो है मूव करते हैं। इसके अलावा ब्रोकिंग हाउसेस का भी बुलिश नज़रिया देखने मिला है। रिसेंटली जो है सिटी ने इनिशिएट बाई किया है और जो टारगेट प्राइस रखा है 90 रुपये प्रति शेयर का रखा है। और बाकी भी फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस जैसे कि HSBC, गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने भी लंबे अवधि के लिए जो है टारगेट प्राइस भी दिया है। 137 गोल्डमैन सैक्स ने दिया है और HSBC ने 110 रुपीज़ पर शेयर दिया है। तो ये अहम पूरी जो गाथा है ओला इलेक्ट्रिक की है। ओके तो चलिए बिल्कुल रफ्तार में है ओला इलेक्ट्रिक और दो गाड़ियां कंपनी ने लॉन्च किया। इसके ठीक बाद ये सेंटिमेंट जो है वो डेवलप होते हुए क्लियरली नज़र आ रहे हैं। नवंबर के निचले स्तर से अगर देखेंगे तो आईपीओ प्राइस जो अगस्त में जब लिस्ट हुआ जब आईपीओ प्राइस था वहां से ये स्टॉक जो है वो उस प्राइस से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। 20% का अपर सर्किट भी यहाँ पर और कंपनी ने अफोर्डेबल स्कूटर की रेंज में जो नए लॉन्चेस किए हैं उसकी बदौलत ये मजबूती नजर आ रही है। ओशो वैसे तो डेटा स्ट्रक्चर कम ही होंगे क्योंकि ताज़ा लिस्टिंग कुछ महीनों पहले की है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक और इस स्पेस पर अगर आप राय देना चाहें। देखिए ओला इलेक्ट्रिक में स्पेसिफिकली जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है कि इसका जो लोअर हाइज लोअर लोज का पैटर्न था वो आज हॉल्ट हो गया। वो वहां से एक टर्न अराउंड फैक्टर आ रहा है ओला इलेक्ट्रिक पे। इसका 83 से 85 का जोन था जहां पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव पे आवरली चार्ट पर। बट यहाँ आज जिस हिसाब से रैली आई है ऑब्वियसली काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया है एंड यहाँ से एक फैक्टर को नेगेट कर दिया है कि यहाँ से लोअर हाइज के फॉर्मेशन अब हो सकता है नहीं बने। एक दिन अगर फॉलो अप बाइंग आ जाती है काउंटर में तो यहाँ से ग्रेजुअल अप मूवमेंट या हायर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ से साइकिल में भी चेंज हो सकता है हायर हाइज हायर लोज के। एंड आज का जो लो रहेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा 75, ऑल्दो 20% है यहाँ से बट 75 का लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लो के हिसाब से यहाँ से अग्रेसिव इन्वेस्टर को बाई करने की सलाह बन रही है। हायर लेवल्स पे इमीडिएटली अगर मैं देखूं तो 105 तक के टारगेट टेक्निकल चार्ट्स पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो क्लियरली 75 आज का जो निचला स्तर है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वॉच आउट करना है और यहाँ से क्लियरली 95 तक के टारगेट्स भी नजर आ रहे हैं और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ही। सो अगर आप यहाँ पर एंट्री का मौका सोचकर चल रहे हैं तो एक बार एंट्री लेने के बारे में ज़रूर सोचा जा सकता है। ओला इलेक्ट्रिक में 88 के लेवल्स पर इस वक्त ये ट्रेड करता हुआ। इस वक्त निफ्टी को अगर देखेंगे 24,300 के नज़दीक लेकिन 24,281 के आसपास, यानी कि 24,300 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसे बचाकर रखने की कोशिश लगातार करता हुआ। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में आप देखेंगे मजबूती ज्यादा, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स के अप मूव 52,354 के स्तरों पर। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में एनर्जी स्पेस है जहां अच्छा एक्शन है, मेटल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, एफएमसीजी है और साथ ही मिड कैप स्पेस है जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक और स्मॉल कैप एक नोट कीजिएगा। पिछले 2 सेशन से हम देख रहे हैं कि बाजार में स्मॉल कैप में काफी ज्यादा कह सकते हैं मूवमेंट्स और पॉजिटिव एक्शंस नजर आ रहे हैं। नेगेटिव आईटी, रियल्टी और फार्मा इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं लेकिन जल्द लौटेंगे, आप बने रहें।
तो मार्केट के अंदर पूरी तरह से आज देखें तो अडानी ग्रुप का थोड़ा दबदबा आपको दिख रहा है। अडानी ग्रुप को अगर माइनस कर देंगे मार्केट्स के अंदर तो खैर आपको कुछ ज़्यादा मोमेंटम दिखता नहीं, रेंज में रहता। एक ऑप्शंस का ट्रेड मैंने आपको सुबह भी बताया था कि 52,000 रुपये की कॉल जो कि निफ्टी बैंक की थी, कॉल और पुट दोनों अभी भी लाल निशान में है। इन स्पाइट ऑफ दिस की रिकवरी आई हुई है निचले स्तरों से 350 पॉइंट की बैंक निफ्टी में, स्टिल वो ऑप्शंस के ट्रेड इन रेड हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो ऑप्शंस भी अपने आप में डबल हुई थी, यानी कि कॉल देखिए 4% नीचे है। ये मैं आपको सुबह से दिखा रहा हूँ और मैंने आपको पुट भी दिखाई थी, वो तो खैर पूरी गल चुकी है, 70 पैसे उसकी वैल्यू रह गई है। सुबह सुबह हमने आपको दिखाया था, यहाँ देखिए 99% पैसा आज में साफ हुआ, लेकिन कॉल में भी बहुत अच्छा पैसा नहीं है। हाँ, एक स्विंग मिला था 200 से 400 का, वो आपने ले लिया तो ठीक है, नहीं तो वापस आप बैक टू रेड आ चुके हैं इस कॉल के अंदर भी। खैर एनी हाउ ये तो आज एक्सपायर हो जाएंगे क्योंकि इनकी डेरिवेटिव एक्सपायरी ही आज है और 10-15-20 मिनट बाद ये सौदों की कटान बाय डिफ़ॉल्ट लग जाएगी। लेकिन अलग अलग ट्रेड आप रखिएगा ध्यान में जहाँ पर रोल ओवर आपको इस समय करना चाहिए। मैं कुछ वैसे ही शेयर्स अभी आपके सामने रखता हूँ और मैंने स्पेसिफिकली अपनी सिस्टम में जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मैंने ये ऑप्शंस के ये जो रोल ओवर वाले ट्रेड हैं अलग से रखे हुए हैं। तो अभी मैं आपसे पता करता हूँ, इस बीच अवनी भट्ट को जोड़ के एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके लिए लेके आता हूँ। लेके आइए ऑप्शंस का चैंपियन। अवनी नमस्ते, बताइए कौन सा ऑप्शन आपने ढूंढा है? नमस्ते डिम्पी जी। तो आज एक फर्टिलाइजर स्पेस में अच्छी खासी मूवमेंट हमें नजर आ रही है और उसमें से जो स्टॉक यहाँ पे जिसमें हम ऑप्शन का ट्रेड लेंगे वो है चंबल फर्टिलाइजर। तो पूरे 10 दिनों के बाद में आज 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग फ्यूचर्स में भी है। रोल्स भी अच्छे हुए हैं, अभी तक 64% रोल्स हो चुके हैं और अभी 1.5 दिन बाकी है। हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन तो डेली चार्ट्स पे दिख ही रहा था, लेकिन आज ब्रेकआउट भी दिया है 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी रफ्तार के साथ में ये स्टॉक ऊपर करीबन 510-515 तक चलना चाहिए। तो इसमें हम खरीदारी करेंगे दिसंबर की 500 की कॉल में। ये जब आइडेंटिफाई किया था वहां से थोड़ा सा चल चुका है, हमने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है 13 के आसपास, अभी आपको 15 रुपए में मिल जाएगी। इसका टारगेट रहेगा 22 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 11 रुपए का। तो टारगेट पे अधिकतम मुनाफा करीबन 14,250 तक बनता है और मैक्सिमम रिस्क जो है वो 6,500 तक सीमित रहेगा। ठीक है अवनी, ये डेरिवेटिव एक्सपायरी निपटने के बाद भी इनमें तेजी बनी रह सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है ना? क्योंकि सीरीज के एंड में तो एक्टिव होते हैं, बाद में भी एक्टिव रहेंगे, ये प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है इसकी? 80% प्रोबेबिलिटी। ओके, रोल ओवर अच्छे हो आप ये कह रहे हैं, ठीक है डन। 80% चांसेस हैं कि एक्सपायरी के बाद भी मोमेंटो रहेंगे। एक्चुअली मैं इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा क्योंकि ये टिपिकली एक्सपायरी काउंटर्स हैं, बट अच्छी बात है कि आपने ये बात क्लियर कर दी कि रोल ओवर भी हाई है और चांसेस हैं 80% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये कॉल्स गलेंगे नहीं बल्कि कॉल एक्टिव रहेंगी, क्योंकि इसकी स्ट्राइक प्राइस और आप भाव देखेंगे ना, एक्सरसाइज प्राइस जिसको हम कहते हैं, वो ठीक है, 14-15 रुपये का रेट है, 11 रुपये का स्टॉप लॉस डालना, 22 रुपये का टारगेट है और एक लॉट की कैलकुलेशन 14,000 रुपये की है और लॉस की कैलकुलेशन 6,500 रुपये की है। तो 1-2 लॉट से भी आपका काम बन सकता है, भले पोजीशन ज़्यादा ना भी लें। और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट लेना, हमने ऊपर ब्रैकेट में बाकायदा लिखा है DEC, यानी कि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट्स है सारे, इस पर आप ध्यान रखिएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। ओशो कृष्णन भी है मेरे साथ, जतिन भाई भी हैं। ओशो जरा 2-4 शेयर में आपसे और ले लेता हूं, जरा चेक करवाना और बताना क्या क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन ले रहा हूं ऑन अ लॉन्ग साइड। पीडीलाइट को रोल ओवर कर जाए सर? जल्दी जल्दी बताते जाइएगा सर स्टॉप लॉस टारगेट से, फिर हम उसकी स्टैंपिंग करेंगे। पीडीलाइट अभी कन्विक्शन थोड़ा लैक कर रहा है काउंटर में, 1-2 दिन और बाइंग ट्रैक्शन आता है उसके बाद यहाँ से हायर लेवल्स के लिए मिल सकता है। अभी कन्विक्शन नहीं है पीडीलाइट पे बहुत ज्यादा, अभी कन्विक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा मैरिको सर, ये तो स्लो मूवर है बट 2-3 दिन से अच्छा चल रहा है, आज भी 2% ऊपर है, इसको करना है मैरिको? यस, मैरिको में देखिए 2 दिन से काफी स्ट्रांग मूवमेंट आई है। 630-35 के आसपास रेजिस्टेंस था, उसे ब्रेकआउट करते हुए नजर आ रहा है वॉल्यूम के साथ। तो अच्छा मूवमेंट यहाँ पे है, एक्सपेक्टेड रहेगा कि शॉर्ट टर्म में 665 तक के जोन पे काउंटर जा सकता है। तो उस हिसाब से इस काउंटर को बिल्कुल लेकर के फॉरवर्ड जाया जा सकता है। 665 का टारगेट है, एसएल क्या दोगे सर? स्टॉप लॉस क्या होगा इसका? 635।
635 का एसएल भी 635 डाल दो एक। देखो जो भी आप पोजीशंस ले रहे हो ना, स्टिक स्टॉप लॉस रखना। डन है सर, एग्री, हमने लिख भी दिया सर, छाप दिया। 635 का एसएल काटो और 665 का टारगेट डालो सामने सामने पे। और ये सौदा आ गया मैरिको का भी आपके पास। सर एक और शेयर भी है जिसके बारे में मैं आपसे पता करूंगा, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। ये चल गया बहुत या फिर अभी और चलना बाकी है अगली सीरीज में भी? और ये आप ही काउंटर देखिए में जरा। तो अभी ब्रेकआउट, ये काउंटर में तो अभी ब्रेकआउट आया है, एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है एंड अभी बहुत दिनों के बाद अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है ये काउंटर। तो इसमें कंटिन्यूएशन हो सकता है, मे बी मोमेंटम थोड़ा कम हो, ग्रेजुअल मूवमेंट पे हायर मोमेंटम हो, बट यहाँ से हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन एचएल में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट टर्म पे मेरा मानना है कि 4800 तक के टारगेट्स इस काउंटर में देखने को मिल जाएंगे एंड वही सपोर्ट अगर देखें तो नियरली 4300 के पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड 4800 के टारगेट्स। ठीक है, 4300 और 4800 दोनों जगह पे लिखो, स्टैंप के लगाओ, इसके अंदर बाय की और 4800 तक के टारगेट है। 4300 का एसएल कटेगा अगर ये नीचे आ गया तो। आपके पास पोजीशन है, एवरेज ज़्यादा मत करना, जो ले रखा है उसी को होल्ड भी करना। एक काम करते हैं, जब डिफेंस की बात छोड़ी है तो जिनेह नागर मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने इन डिफेंस वाले शेयरों में ही क्यों अच्छी बढ़त है, क्या वजह है, पिछले 5 दिनों से क्यों चल रहे हैं, ये आपको बता भी देंगे। लगे हाथ ये भी सुन लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जतिन भाई से भी कुछ एक ट्रेड लेंगे। जिन्हें पहले आप बताइए डिफेंसिव काउंटर्स के बारे में। जी बिल्कुल, डिफेंस सेक्टर्स में हमें एक बज़ देखने मिल रही है, काफ़ी स्टॉक्स में हमें तेज़ी नज़र आ रही है। पहले तो हम की रीज़न्स देख लेंगे कि क्या है की रीज़न्स जिसमें हमें डिफेंस में एक काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। पहला होता है कि जो सेकंड हाफ FY25 है वहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि ऑर्डर्स जो है ज़्यादा अभी देखने मिलेंगे। उसके अलावा जो इम्पैक्ट है ऑर्डर्स का वो मेजर अनाउंसमेंट होगा, जो अभी हमें रिसेंट इलेक्शन देखने मिले महाराष्ट्र और दूसरे स्टेट इलेक्शंस, वहाँ से इम्पैक्ट आ सकता है ऑर्डर्स के लिए। इसके अलावा जो डोमेस्टिक इन्फ्लो है वो काफ़ी दमदार नज़र आ रही है और जो एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स है वहाँ पे भी हमें एक तेज़ी नज़र आ रही है डिफेंस स्पेस में। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का एक बयान था अभी थोड़े दिनों पहले, वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट होगा डिफेंस का वो 50,000 करोड़ मार्क को छुएगा करीब करीब FY29 FY30 तक। तो ये जो सारी रीजंस है एक इन्वेस्टर्स को एक बूस्ट देती है, उनका कॉन्फिडेंस में बूस्ट लाती है, जिसकी वजह से हमें डिफेंस में एक तेज़ी नज़र आई है। अगर हम निफ्टी इंडिया डिफेंस जो इंडेक्स है उसके रिटर्न्स देख ले पिछले 5 दिनों में, तो करीब करीब 5% की तेज़ी है और उनमें जो टॉप गेनर्स है उसमें है गार्डन रिच, जिसका करीब करीब 16% का गेन वहाँ पे नज़र आ रहा है। भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई शेयर में हमें तेज़ी नज़र आ रही है। करीब करीब 10% से सभी ने ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं पिछले 5 सेशन में। इसके अलावा अगर वैल्यूएशंस फ्रंट पे देख लेंगे तो वहाँ पर भी अच्छे खासे वैल्यूएशंस नज़र आ रहे हैं। अगर हम भारत डायनामिक्स के वैल्यूएशन देखें तो 31 PE मल्टीपल पे ट्रेड करता है। कोचिन शिपयार्ड की बात करेंगे तो 35 टाइम्स, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स करीब करीब 34 टाइम्स पे और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव साइड पर ट्रेड करता है। 42 टाइम्स मल्टीपल 1 ईयर PE के ट्रेड करता है। इसके अलावा कल हमने JP मॉर्गन से भी एक इनिशिएशन रिपोर्ट देखी थी डिफेंस में, वहाँ पे भी उन्होंने एक पॉजिटिव आउटलुक दिया था। उन्होंने इनिशिएट किया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोनों पे ओवरवेट रेटिंग थी। BL का जो टारगेट प्राइस था वो था 340 और HAL का टारगेट प्राइस था 5135 और उसी के साथ मैजिकॉन डॉक शिप बिल्डर्स, यहाँ पर भी उन्होंने एक न्यूट्रल रेटिंग दी थी, टारगेट प्राइस था 4248। JP मॉर्गन का मानना है कि जो इंडिया की डिफेंस स्टोरी है वो स्ट्रक्चरली काफ़ी स्ट्रांग है और आगे इनका जो रनवे है, ग्रोथ रनवे काफ़ी आगे अच्छा उनको नज़र आ रहा है। और जो रिसेंट स्टॉक करेक्शन हमें देखने मिली थी वो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन के नज़र आ रही है उनको, JP मॉर्गन को। ब्रोकरेजेस का भरोसा भी है और उम्मीद की जा रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ से फिर से ऑर्डर स्ट्रांग मिलते हुए दिखाई देंगे इन कंपनीज के लिए, डोमेस्टिकली भी और एक्सपोर्ट ऑर्डर भी अच्छे से बन के आएंगे। सुदीप, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम डिफेंस की बात करें, 1-2 शेयर जो हैं बार बार रेकमेंड हो रहे हैं, उसमें से एक BEL है और दूसरा BEML भी है। BEL की बात करें 350 से लेकर अब 310 रुपए के आसपास का भाव हो गया है। बाकी शेयर भी चले हैं। अगर हम गार्डन रीच, भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो आप जरा ये बताइए कि आपका कन्विक्शन कहाँ पर है, कहाँ पर आपको थोड़ी सी लंबी विजिबिलिटी नजर आ रही है अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो? अगर हम देखें ये डिफेंस के नाम जहाँ पे ये पिछले 2-3 दिन में अच्छा मोमेंटम भी बना हुआ है। एक तो BEL और HAL में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। BEL ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था जब मार्केट नीचे था और काफी डिफेंस स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर था, तो एक BEL था जो सबसे पहले चलना चालू किया था, तो वो एक लीडर की निशानी होती है। अब BEL ऑलरेडी चल चुका है और यहाँ से और भी चल सकता है, बट एक आउट परफॉर्मेंस की जो निशानी अब मुझे लग रहा है एक मजगांव डॉक और साथ ही साथ HAL,
ये दो स्टॉक्स में एक बढ़िया पैटर्न बन रहा है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आ रहा है, और दोनों स्टॉक में आ रहा है ये पैटर्न। और दोनों स्टॉक अगर हम डेली और वीकली चार्ट्स पर देखें तो एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज और एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस को तोड़ के अब बाहर निकल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक्स पर हमारा ध्यान होना चाहिए, और ये 1 या 2 दिन का ट्रेड नहीं है, ये अगले कुछ हफ्तों तक का ये ट्रेड बन के रह सकता है। क्योंकि जो हिसाब से स्टॉक में बढ़त हुई थी, ऑलमोस्ट अगर एक मजगांव डॉक का एक केस स्टडी भी ले ले, 6 मई को 2200 रुपए था, और उसके बाद तकरीबन 5800 था जुलाई में, 2-2.5 महीने में। उसके बाद स्टॉक ने ये जो पूरा मूव था उसका 50% रिट्रेसमेंट कर लिया, रिट्रेसमेंट करके कंसोलिडेट करके अब जब निकल रहा है, तो मुझे लग रहा है ये ओरिजिनल जो चाल था शायद से वो स्पीड से ना चले, पर एटलीस्ट ये उनको अपना रन पे वापस मिल चुका है। मजगांव डॉक 5,800 रुपए के ऊपर के भाव थे, 4,400 रुपए के भाव पर फिलहाल है, और ये तब है जब हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से रिकवरी इसमें 5 दिनों में 15-17% के आसपास की आ चुकी है। 30% के आसपास 35% ये शेयर नीचे आ गया था अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से। यहाँ पर मौके आपके लिए निश्चित तौर पर बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चलिए ये समझ लेते हैं कि आज बाजार खुलने के बाद कौन सी खबरें आई हैं और कौन सी शेयरों में रिएक्शन है। ये बताने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, गौरव जवलकर। गौरव, बताइए कहाँ पर एक्शन है आज? जी हाँ, तो आज अगर हम एक्शन की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीजी पावर के साथ। यहाँ पे हमने देखा कि कवच का जो ऑर्डर है सीजी पावर को मिला है, इस ऑर्डर की वैल्यू कहीं पे 500 से 600 करोड़ की होने वाली है, और जो टाइम फ्रेम है वो 1 साल का होने वाला है। और इसके बाद हमने देखा सीजी पावर में एक तेज़ी देखने को मिली थी। इसके बाद बात करते हैं एस्टर डीएम की। यहाँ पे 2 खबरें हैं। सबसे पहले ये है कि कहीं पे एस्टर डीएम जो है उन्होंने शेयर परचेस एग्रीमेंट में एक एंट्री की है। इसके चलते हुए कहीं पे प्रेरणा हॉस्पिटल लिमिटेड जो है उसमें 13% जो बचा हुआ स्टेक था वो कंपनी खरीदने वाली है। और इसके बाद हमने देखा आज के दिन में ही एक 15 लाख का एक बल्क ट्रेड जो है वो इस शेयर में देखने को मिला, और इसके बाद हमने देखा कि एक अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में भी देखने को मिली थी। इसके अलावा बात करते हैं एनबीसीसी की, क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से ऑर्डर मिली है। 316 करोड़ की ये जो ऑर्डर मिली है वो कहीं पे प्राइमरी स्कूल के अपग्रेडेशन के लिए मिली है। और इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे भी तेज़ी देखने को मिली। जैगल प्रीपेड की अगर बात करें तो वहाँ पे हमने देखा कि 5% का अपर सर्किट जो है वो कंपनी ने मारा, और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे कंपनी ने एग्रीमेंट किया है मास्टर कार्ड के साथ। अभी मास्टर कार्ड अपने क्लाइंट्स को, स्पेसिफिकली जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है उनको जैगल का जो सैस प्रोडक्ट्स है या फिर पेमेंट प्रोडक्ट्स है उसके लिए प्रमोट करेंगे, और इसके चलते हुए हमने देखा एक अपर सर्किट इस स्टॉक में हमें देखने को मिला था। और आखिर में बात करते हैं सुप्रजीत इंजीनियरिंग की। यहाँ पे भी कंपनी ने एमओयू साइन किया है चाओ स्प्रिंग कंपनी के साथ, जो कि जापानीज कंपनी है। इसके चलते हुए कंपनी जो है 50% पार्टनरशिप के साथ एक जेवी फॉर्म करेगी, और इसके बाद जो जापानीज टेक्नोलॉजी है जिसमें ट्रांसमिशन केबल्स बनते हैं वो कंपनी इंडिया में लाने वाली है। और इसके बाद हमने देखा सुप्रजीत इंजीनियरिंग में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स पे एक अच्छा ट्रैक्शन आज के दिन में देखने को मिला। आगे जाके भी इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ शेयर जहां पर आज खबरें आई हैं और खबरों के दवर में एक्शन देख भी रहे हैं। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और शेयरों पर फोकस करेंगे जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं, और अपने तीनों के तीनों एक्सपर्ट से बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड भी जानेंगे आपके लिए। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 24,270 के इर्द गिर्द निफ्टी, लेकिन निफ्टी रियल्टी पर एक नज़र ज़रूर होनी चाहिए, जहां रियल्टी, फार्मा और आईटी स्पेस में आज हम अपमूव नहीं देख रहे थे। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट प्लेयर्स आधे % तक की गिरावट इंडेक्स में भी निफ्टी रियल्टी नजर आएगी, आईटी और फार्मा में भी। सो क्लियरली डिफेंसेस जो हैं वो आज बाजार को संभाल नहीं रहे हैं। इसके विपरीत हम देखेंगे मेटल है, ऑटोमोबाइल स्पेस है, एफएमसीजी है, और जहां थोड़ी देर पहले हम डिफेंस शेयरों की बात कर रहे थे, डिफेंस के साथ साथ रेलवे प्लेयर्स भी हैं जो कि लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से ऑफकोर्स न्यूज़ फ्लोज और अच्छे ऑर्डर विंस के चलते भी सही, लेकिन फोकस में है। रेल विकास निगम देख लीजिए, आईआरसीटीसी, टीटागढ़ रेल देखें, मेजर प्लेयर्स, और साथ ही छोटी मझौली स्मॉल कैप स्पेस में जो रेलवे कंपनियां हैं, रेल टेल, ये सारे के सारे स्टॉक्स में हम अच्छा खासा एक्शन देख रहे हैं। 4% की तेजी रेल टेल में आप देखेंगे। इसके अलावा आरवीएनएल 1.25%, टीटागढ़ रेल करीब 5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। रेलवे स्पेस जस्ट लाइक डिफेंस हम देख रहे हैं। सुदीप, गुड आफ्टरनून। एक्शन है, मजबूती नजर आ रही है वॉलेटाइल मार्केट में, यहाँ पर खबरों के दम पर भी, और ये सारा का सारा कह सकते हैं पीएसयू सरकारी कंपनियों का खेमा है जहां पर अच्छा एक्शन दिख रहा है। क्या राय होगी आपकी? मानसी जी, मुझे लग रहा है जो हिसाब से रेलवेज में यदि हम देखें तो एक बहुत बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम इरकॉन जैसे स्टॉक का एक एग्जांपल ले ले तो 60-70 वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 1.5 साल में, 1 सवा साल में
320 तक 5-6 गुना हो चुका था, उसके बाद स्टॉक ये पूरी रैली के 50% रिट्रेसमेंट ये सारे कर चुके हैं। तो और अब यहाँ पे एक साइन ऑफ रिवाइवल आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ये 1-2 दिन का रिवाइवल नहीं है, ये यहाँ से कम 5-6 दिन और चलेंगे। ये पहला दिन है रिवर्सल का। स्टॉक अपना 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है आज मैनेज कर रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज होने के लिए। बिकॉज पिछली बार जब ये जुलाई 2024 में 300 के लेवल से स्टॉक गिरा था, उसके बाद ये कभी अपना वो 20 दिन का मूविंग एवरेज कभी रिकैप्चर नहीं कर पाया था। आज सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ रिकैप्चर कर रहा है ये मूविंग एवरेज को। प्लस जो हिसाब से सिर्फ एक रेलवे स्टॉक नहीं, काफी दूसरे भी रेलवे स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बन रहा है। तो मुझे लग रहा है ये एक सेक्टरल अप्रोच आ रहा है, एक फंड आ रहा है, जो पैसा ये पूरे सारे स्टॉक्स में डिप्लॉय हो रहा है। तो मुझे लग रहा है ये आने वाले कुछ सेशंस के लिए ये रैली यहाँ पे कायम रहेगी। तो मेरी टॉप पिक रहेगी इरकॉन विद इन द रेलवे स्पेस। IRFC भी अच्छा है। इरकॉन यदि हम चार्ट पर देखें तो 204-205 का अब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक ये जोन होल्ड करता है तब तक स्टॉक में 220 और 226 तक के अपसाइड लेवल्स मुझे नजर आते हैं। ओके तो चलिए ये राय रेलवे स्टॉक्स पर उनके सुदीप की तरफ से उनके पिक्स भी आपके सामने। लेकिन नेचुरल गैस की तरफ एक बार रुख होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल गैस जो है करंटली ये GST के दायरे में नहीं आता, लेकिन सरकार लगातार कोशिश करी कि इसे GST रजीम यानी कि GST के दायरे में इसके अंतर्गत सब्जेक्ट किया जा सके। और एक और ऐसी पहल करने की कोशिश सरकार की तरफ से आती हुई देखने को मिली है। और इसी पहल को लेकर क्या कुछ डिटेल्स, क्या कुछ खबरें हमें मिली हैं, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी सारी की सारी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश बताइए, नेचुरल गैस को GST के दायरे में लाने की फिर एक कोशिश। देखिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर से इस बात की वकालत की है कि जल्द ही नेचुरल गैस को GST के तहत लाने के प्रयास शुरू करने चाहिए और बल्कि इस पर अंतिम फैसला लेना चाहिए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर से वित्त मंत्रालय को इस मसले पर संपर्क किया है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि APM गैस की जो सप्लाई है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, उसमें लगातार कमी आ रही है। पिछले 2 महीने के दौरान अगर देखें तो 2 बार इसमें करीब 20% तक की कटौती हुई है, जिसकी वजह से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर दबाव है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने इस मसले पर सरकार से संपर्क किया है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की मांग की है और उसी को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय की ये दलील है कि जल्द से जल्द नेचुरल गैस को GST के दायरे में लाने की ज़रूरत है, ताकि जो अफोर्डेबिलिटी है उसको सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा कई और दूसरे विकल्प हैं, उस पर भी काम किया जा रहा है, वो भी तलाशे जा रहे हैं, ताकि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको अफोर्डेबल रेट पर जो नेचुरल गैस है वो सप्लाई की जाए। हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि इस मसले पर काफ़ी एक्टिव डिलिब्रेशन चल रहा है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। पिछले 2-3 महीनों के अंदर कई बैठकें भी हुई हैं। वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय से एडिशनल डेटा मांगे थे, जो कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने सौंप दिए हैं कि आखिर इस वक्त GST के दायरे से बाहर रहने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सेक्टर के ऊपर और GST के तहत लाने पर किस तरह के फ़ायदे होंगे। साथ ही साथ इसमें और एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं लाइक महाराष्ट्र और गुजरात, उन्होंने इस पर अपनी सहमति दे दी है। तो जाहिर तौर पे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है और सूत्र बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय एक प्रपोजल तैयार कर रहा है और इसे GST काउंसिल के सामने रखा जाएगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और सरकार की योजना ये है कि नेचुरल गैस और ATF को ग्रेडेड मैनर में चरणबद्ध तरीके से GST के दायरे में लाने की योजना है और सबसे पहले नेचुरल गैस को GST में लाने की जो योजना है वो तैयार की जा रही है। तो क्लियरली शुक्रिया प्रकाश सारी जानकारी के लिए। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की पहल पर एक बार फिर से हम देख रहे हैं तेल मंत्रालय जो है ये पहल कर रहा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर इस वक्त कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है जो कि आने वाले दिनों में इसके इम्पैक्ट नजर आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त सूत्रों के हवाले से एक खबर आती हुई देखने को मिल रही है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर एक नज़र ज़रूर होनी चाहिए। IGL, MGL, गुजरात गैस, गेल, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं। आज के सत्र में कोई बड़ा रिएक्शन इस वक्त नजर नहीं आ रहा है, लेकिन खबर जो है इन कंपनियों के लिए ज्यादा मायने रखती है। चलिए BTST STBT ट्रेड्स पर एक गौर कर लेते हैं और सुदीप आप बताइए आपकी तरफ से कोई BTST या STBT ट्रेड इस वक्त? मैं BTST डिफेंस स्टॉक्स में करके जाना चाहूंगा। मुझे लग रहा है मजगांव डॉक जो ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं एक बार डिफेंस के थीम पे, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है और 4490 4492 के आसपास अभी स्टॉक चल रहा है, बढ़िया ब्रेकआउट है।
यहाँ पे मुझे तकरीबन टारगेट्स नजर आ रहे हैं 45, 80, 46, 20 एंड ऑन द डाउन साइड एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं 44, 30 तक का। मजगांव डॉक को लेकर ये व्यू 6% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। सुदीप, एक बार जरा टाइटन चेक कीजिए। आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी नरमी है, क्या इस नरमी का इस्तेमाल खरीदारी के लिए करना है? अभिषेक जी नहीं, मुझे लग नहीं रहा है कि टाइटन में जो सबसे आज नरमी है उसको एक बॉटम फिशिंग के तरीके से देखना चाहिए, बिकॉज स्टॉक में ऑलरेडी 3150 से लेके 3350 तक का एक पुल बैक आ चुका है। पिछले कुछ हफ्तों पहले इसके नतीजे बहुत ही ज्यादा खराब आए थे, तो मुझे लग रहा है ये जो भी राइजेस होगा यहाँ पे तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर अभी भी रहेगा, बिकॉज सबसे बड़ा सेलिंग प्रेशर आया था वो 3450 और 3500 के आसपास था, वहां पे थोड़ा वॉल्यूम बेस्ड आया था। तो अब वो ट्रेजेक्टरी के और पहुंच रहे हैं 3350, 3400 के आसपास, वहीं से पिछले 2 दिन से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है जब तक ये 3450 के जोन को क्रॉस नहीं करता है तब तक यहाँ पे कोई पोजिशनल अपसाइड नहीं हो सकता, और मे बी शायद से स्टॉक कंसोलिडेट करेगा 3150 और 3450 के बीच में। टाइटन को लेकर ये व्यू। 2 और शेयर लेकर आएंगे टेलीकॉम स्पेस से। वोडाफोन आइडिया इस वक्त डे हाई पर है और जो तेजी है 11% से ज्यादा की है। 8.5 रुपए के आसपास के भाव इसको हो गए हैं। बैंक गारंटी में जो कैबिनेट से छूट मिली है इनको 2022 के स्पेक्ट्रम परचेज को लेकर, वो राहत का काम कर रही है। कल भी हमने शेयर में तेजी देखी, आज भी वो एक्सटेंड हो रही है। ये शेयर चल रहा है। और दूसरा इंडस टावर, वहां पर भी हम लगातार मूव देख रहे हैं। इनफैक्ट 7 दिन से ये शेयर चल रहा है, 350 रुपए के आसपास का भाव फिर से हो गया है। जतिन, जरा दोनों शेयरों को चेक करके बताइए कहां पर आपको लगता है कि तेजी जारी रहेगी, और क्या एग्जिट लेने के लिए वोडाफोन का ये उछाल ठीक है या फिर अभी और चलेगा शेयर ये? देखिए, अगर जो एग्जिट के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो वोडाफोन आइडिया में मुझे लगता है कि 11 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एग्जिट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और अगर जो बिटवीन इंडस टावर एंड आइडिया अगर जो कोई एक शेयर आपको चुनना होगा तो डेफिनेटली वो इंडस टावर में होगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली एक अप ट्रेंड में है। रिसेंट का जो करेक्शन है वो अपने क्रूशियल एवरेजेस पे आके रुका है और फिर से एक अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है इन द केस ऑफ इंडस टावर। सो इफ आई हैव टू पिक वन फ्रॉम इंडस टावर एंड आइडिया, देन इंडस टावर वुड बी माय प्रेफर्ड पिक। और अपसाइड की तरफ हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द केस ऑफ इंडस टावर है वो पोजिशनली अराउंड 375 टू 380 के एक्सपेक्टेशन है, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है अराउंड 337। तो 337 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है इंडस टावर। इंडस टावर में आप तेजी कर सकते हैं। एक और शेयर फटाफट आपसे सुदीप जानना चाहेंगे, और वो है पावर स्पेस में HBL पावर। कैश का स्टॉक है लेकिन ठीक ठाक इसका मार्केट कैप है। आप जरा HBL पावर के बारे में राय दीजिए, अभी चलता रहेगा? किसी के पास अगर लॉन्ग है तो उसको बना के रखें। जी अभिषेक जी, एक अप ट्रेंड में स्टॉक ऑलरेडी एक बड़े अप ट्रेंड में था स्टॉक, उसके बाद कुछ पिछले 3-4 महीनों से हमने देखा स्टॉक कंसोलिडेट करा था और अब वापस से मुझे लग रहा है यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस लौट रहा है। तो ये सारे पावर स्टॉक्स के साथ हो रहा है काफी। इनफैक्ट गुड क्वालिटी पावर नेम्स सब लोअर लेवल से हमने देखा है बाइंग आ रही है, तो ये ऑलराउंड सेक्टोरल बाइंग है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है जब तक 605 का जोन होल्ड करता है तब तक 625 से लेके 635 के लेवल्स ये स्टॉक में नजर आते हैं मुझे। ठीक है, डन। तो ये पावर स्टॉक्स के बारे में भी हो गई है चर्चा। अब जरा हम आपके सामने रखते हैं आज की क्लोजिंग। 85 पॉइंट की बढ़त के साथ आज निफ्टी क्लोज कर रहा है। अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ दोनों है। अच्छी चीज़ ये है कि 24,200 के ऊपर हो। बुरी चीज़ ये है कि आपके पास दूसरा नहीं, आज ये तीसरा डे है जब हम 24,200 के ऊपर तो हैं या उसके आसपास हैं, बट अटेम्प्ट नहीं ले रहे 24,400 को पार करने की। तो मार्केट डेरिवेटिव एक्सपायरी को पचा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। करीब 65% का रोल ओवर अभी मैं निफ्टी बैंक पर देख चुका हूँ। आई होप 70% आ जाएगा लास्ट में होते होते, ख़त्म होते होते। तो 70% का रोल ओवर ठीक है। आपकी 70% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, 30% ने यही सौदा काट दिया। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का रोल ओवर भी 50% से ऊपर आ चुका है। इसका मतलब यह है कि अब निफ्टी बहुत ज़रा दम इस सीरीज़ में नहीं लगाएगा। कल भी नहीं लगता कि आप 24,400 को पार करने की हिम्मत रखते हो। ये बात हमने कल परसों भी आपके सामने नोटिस करवाई थी। खैर एनी हाउ, आज 5% इंडिया विक्स ने गिर कर ये बात मैसेज क्लियर दिया है कि मार्केट में थोड़ा फियर कम हुआ है। अडानी ग्रुप के जरिए जो शेयर वापस पे फियर इन द मार्केट्स आ गया था,
वो कम हुआ है क्लैरिफिकेशन के साथ। और आज की पूरी बढ़त का मैं ऑलमोस्ट 60% क्रेडिट अडानी ग्रुप के शेयर्स को दूंगा, क्योंकि उनकी वेटेज भी थी, कन्विक्शन भी था, और उसकी वजह से ही कुछ बैंकिंग काउंटर्स भी चले। अगर आप परसेंटेज में भी देखेंगे तो पहले बैंक निफ्टी आ गया था, लेकिन लास्ट में चलते चलते निफ्टी ने भी अच्छी बढ़त दिखा के ये मैसेज इंडिकेट क्लियर किया है कि कल उसकी बारी है, कल थोड़ा और मोमेंटो आएगा। एडवांस डिक्लाइन भी ऑलमोस्ट डबल है, तो ये दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा था। अगर आप फ्यूचर वाला नंबर्स देखेंगे ना तो आपको ख़राब दिखेगा, NSE BSE का नंबर ठीक दिखेगा। एक और चीज़, मार्केट के अंदर कॉल राइटर्स अच्छा पैसा बना रहे हैं। आई रिपीट माई सेल्फ कि सेबी ने जो कदम उठाया बहुत अच्छा है कि ऑप्शंस के ट्रेड को एक कर दिया, बट फिर भी आपको थोड़ा और काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो राइटिंग है बहुत ही गंभीर लेवल पे होती है, बहुत ही माइन्यूट चर्निंग हो रही है मार्केट के अंदर, लोगों का अभी भी पैसा जाता है। एक और चीज़ जो आज मेरे को मार्केट के अंदर ज़्यादा अच्छे से नोटिस हो रही है कि आज बैंकिंग काउंटर्स में से जैसे HDFC बैंक की क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है, और मैं ये भी चेक कर रहा था कि बैंकिंग में निजी का पार्टिसिपेशन अच्छा है कि सरकारी का पार्टिसिपेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ, आउट ऑफ 12 स्टॉक इस समय जो 9 शेयर है आज लाल निशान में हैं बैंक के। हाँ, उसके बावजूद भी आज हम तेज़ी के साथ बंद हुआ है, बैंक निफ्टी तेज़ी के साथ बंद हुआ है। बड़ी वजह HDFC की वेटेज काम कर गई, और HDFC ने आज पहली बार 1780 के लेवल को पार करके 1800 पे क्लोज किया, तो उससे गुड साइन हो सकता है कल कुछ और बैंक, निजी बैंक सामने आए और बैंक निफ्टी 52,800 वाले लेवल्स को टेस्ट कर जाए, भले उसका पहला ही डे क्यों ना हो सीरीज़ का। और कल निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सुदीप आपका, जतिन भाई आपका भी शुक्रिया, और शो आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। मेरे को, मानसी को और आप अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार।